अमेरिका के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होती है, ये किसी भी हुकूमत के लिए, वहाँ पर जो भी हुकूमत में आता है उसके लिए सबसे अहम तरीन मुद्दा होता है। और इसके अंदर असल में वो ये सेट करते हैं, अपने लोकल ऑडियंसेस को भी बताते हैं जो अमेरिकन हैं, और दुनिया को भी बताते हैं कि उस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो किस तरह से दुनिया को देखते हैं, कौन से थ्रेट हैं उनके लिए और कहाँ पे वो काम करने जा रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर ये जो बाइडेन साहब की हुकूमत आई है, इसमें अक्टूबर 2022 में इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई। अच्छा, उससे पहले बाय द वे नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी भी इनकी आई हुई थी, और उसके बाद उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो थी अपनी वो भी रिवील की थी। इसके अंदर कुछ अहम बातें थी। यहाँ पर उन्होंने यूरोप को बाद में रखा। पहले वो यूरोप को भी पहले रख रहे होते थे, जो ट्रेडिशनली बनाते थे ना, तो यूरोप आता था और फिर बाकी दीगर दुनिया के हिस्से आते थे। लेकिन इस बार यूरोप से पहले इंडो पैसिफिक जो रीजन था वो आया हुआ है, और उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। इस बार उसको सबसे ज़्यादा टॉप पे उन्होंने उसको रखा है, इंडो पैसिफिक रीजन को। अब इससे ये जाहिर होता है कि वो जो ट्रंप साहब के दौर में भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एक शुरू की गई थी, वहाँ पर एक प्लान्स बने थे कि वहाँ हमारे लिए थ्रेट बढ़ता जा रहा है, चाइना ग्रो कर रहा है वगैरह वगैरह। तो बाइडेन की भी वही सेम पॉलिसी कम से कम यहाँ पे नज़र आती है कि नंबर 1 पे हमारे लिए चाइना है। अच्छा, ट्रंप जो था वो इकोनॉमिकली ज़्यादा फोकस कर रहा था चाइना को डैमेज करने के लिए। आपको याद होगा बेशुमार चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर उसने बैन भी लगाए थे, फाइन्स भी लगाए थे, और बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाकर उसने लोकल अमेरिकी कंपनियों को आगे करने की कोशिश भी की थी। लेकिन बाइडेन जो है वो मिलिटरली कंटेन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आता है। नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं कि अब अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इंडो पैसिफिक रीजन सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुका है, तो इससे तो ये क्लियर है कम से कम कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो मुल्क है ना, उनकी बड़ी अहमियत अब अमेरिका के नज़दीक है। वो ज़्यादा फोकस उन पे करेंगे। इंडिया भी उसके अंदर है, बांग्लादेश भी उसके अंदर है, म्यांमार, ये सारे उसके अंदर आते हैं। बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है इस हवाले से। फिर ट्रेडिशनली अमेरिका ने कभी भी ज़्यादा फोकस नहीं रखा, म्यांमार के ऊपर भी नहीं रखा और बांग्लादेश के ऊपर भी ज़्यादा वो ध्यान देते नहीं थे। वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, यहाँ पर ज़्यादा वो पहले इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन अब ये ज़रा सिलसिला तब्दील होता हुआ नज़र आता है, और पिछले कुछ सालों के अंदर हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी और सुनी हैं जो कि पहले हम नहीं सुनते थे। पहले हम क्या सुनते थे? पहले हम सुनते थे वॉर ऑन टेरर, वॉर अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, और ये चीज़ें सुनते, रेडिकलाइज्ड इस्लाम, ये सुनते थे। अब हम ज़्यादा क्या चीज़ें सुनते हैं? अब हम सुनते हैं जनाब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, फिर हम ये कहते हैं कि फ्री एंड ओपन एक इंडो पैसिफिक होना चाहिए, फिर अमेरिका अपना एक जो रूल बेस्ड उनका ग्लोबल ऑर्डर है उसको प्रमोट करता हुआ नज़र आता है वगैरह वगैरह। तो ये दुनिया बदल गई है बेसिकली। आपको याद है कब आखिरी बार अमेरिका ने इतनी ज़्यादा तवज्जो दी थी म्यांमार के ऊपर? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो ये जो आंग सान सूकी साहिबा को उन्होंने नोबेल प्राइज़ दिलवाया था, उस वक्त ये थोड़ा सा करीब हुए थे इनके। उसके बाद तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि ये इन्होंने कभी, वियतनाम के अंदर भी जब जंगें चल रही थी अमरीकियों की, तो उस वक्त भी थोड़ा सा इन्होंने म्यांमार के ऊपर हाथ रखा हुआ था। लेकिन उस वक्त भी बांग्लादेश को उन्होंने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई हुई थी। बांग्लादेश को ये हमेशा थोड़ा सा साइड साइड पे रख रहे होते थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये वहाँ पर अहमियत देने लगे हैं अमरीकी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी आने लगे हैं, फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं। एक तो होता है ना, एक बंदा आया विजिट करके चला गया तो दूसरे साल दूसरा आ गया, ऐसा नहीं है। हर महीने कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई टॉप अमरीकी ऑफिशियल आ रहा है, पहले नहीं आते थे। तो ये जाहिर कर रहा है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जिसको उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में नंबर 1 पे रखा हुआ है कि दिस इज़ द रीजन जहाँ पे हमने खेलना है अगले कई साल, तो उसमें फिर वो हर मुल्क को माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं और वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने की एक नई कोशिश कर रहे हैं अमरीकी। तो बांग्लादेश भी उसी हवाले से एक उनके लिए टारगेट है कि यहाँ पे हमने चाइनीज़ को डाउन करना है और हमने खुद आना है यहाँ पे। इंडिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। वैसे इंडिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम यह हो गया है कि पहले वो खुद चाइना को यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश करते थे, फेल हो गए, इंडियंस फेल हो गए। यहाँ पर चाइना जो था वो उभर के सामने आ गया तेज़ी के साथ और इंडियंस उनको काउंटर नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब से अमेरिका की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, उनके टॉप के डिप्लोमेट्स यहाँ पर आना जाना शुरू हुए हैं, तो इंडिया बड़ा खुश है और इंडिया को बड़ा बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज अब लगने हैं अमरीकियों के। द डिप्लोमेट ने मेरे ख्याल से आज ये एक स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त लगाई है कि एज यूएस चाइना फाइट ओवर बांग्लादेश, इंडिया इज़ द रियल विनर। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं न्यू दिल्ली इज क्वाइटली प्लेइंग बीजिंग एंड वाशिंगटन अगेंस्ट वन अनदर विदाउट ड्रेनिंग इट्स ओन रिसोर्सेज इन द जियोपॉलिटिकल बैटल फॉर बांग्लादेश। तो ये यहाँ पर देखें अमेरिकियों के और इंडियंस के चूंकि इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं अगेंस्ट चाइना, तो इंडिया बड़ा खुश है कि उसको पैसे भी नहीं लगाने पड़ रहे ज़्यादा, उनको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करनी पड़ रही, अमेरिकन कर रहे हैं और ये उनके कंधे पे बैठे हुए। ये इंडिया के लिए बड़ा बूस्ट है। वैसे नाउ ये जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, इसमें बांग्लादेश को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस चीज़ पर केयरफुल रहना चाहिए, ये बड़ा अहम मुद्दा है। इस पर आज मैं बात करूँगा। मीडिया के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अमेरिका की थी वो हाईलाइट हुए थे, रिपोर्ट हुए थे, मेरी नज़र से भी गुजरे, मैंने भी थोड़ी सी पढ़ी हुई है ये। उसमें एक तो उन्होंने देखे ना 5 पिलर्स उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटजी है उनके ऊपर बेस की हुई है, सारी की सारी 5 पिलर्स हैं उसके बेसिकली। लेकिन उसमें चाइना का डायरेक्टली उन्होंने नाम लिया हुआ है। एक तो उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है डायरेक्टली उसमें कि आवर डिफेंस स्ट्रेटजी मस्ट सस्टेन एंड स्ट्रेंथन डिटरेंस विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज आवर पैसिंग थ्रेट। तो उन्होंने जो है चाइना को सबसे बड़ा उसमें थ्रेट अपने लिए गिनवाया हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने बात की कि 5 पिलर्स के ऊपर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ड करती है। तो उसमें बांग्लादेश को देखने वाली क्या बात है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर वो गलती करते हैं तो इंडिया की तरह वो फंस जाएंगे, जैसे इंडिया की गाड़ी फंसी हुई है इस वक्त। देखें इंडिया इस वक्त मैं आपको बताऊं, बज़ाहिर आपको बड़ा जो है ना वो एक शांत किस्म का और ये नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि बॉर्डर्स पर सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पहले तो नहीं होता था। इसका मतलब है कि कोई श्योरिटी नहीं है। ये जो पॉलिटिकली और गोदी मीडिया के जरिए चीज़ों को जो है ना डाइवर्ट करने की और इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, दूसरी चीज़ों में लोगों को लगा के रखा है। बॉर्डर्स पर इंतहाई तल्ख माहौल है, क्योंकि गलत तरीके से इंडिया ने इंटरप्रेट किया है इसको शुरू से लेके अमेरिकन इंटेंशंस को। अमेरिका इंटीग्रेटेड डिटरेंस की बात कर रहा है, उसने अपने एलाइज को साथ मिलके और फिर चाइना के ऊपर उसने जो है वो कंटेन करना है, वो खुद नहीं करेंगे। तो अगर जो भी उसके इत्तेहादी होंगे वो भी इस लड़ाई के अंदर कोलेटरल डैमेज उनका भी होगा। बिला वजह अमेरिका के फड्डे में वो आएंगे और इंडिया जो है वो इंटीग्रेटेड डिटरेंस का हिस्सा है उनके। अब इसमें वो क्या चीज़ है जिसके लिए मैं बात कर रहा था कि बांग्लादेश को केयरफुल रहना चाहिए, वो चीज़ ये है कि अमेरिकन की इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के मुताबिक कि रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जितने भी उनके पार्टनर्स बनेंगे इस स्ट्रेटजी में, जो उनके पार्टनर्स बनेंगे उनको वो इन्वेस्टमेंट भी देंगे और उनके साथ इंटरऑपरेबिलिटी उनकी बढ़ेगी हर लेवल पर, मिलिट्री भी है उसके अंदर, और ज्वाइंट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट यानी कि जो ड्रिल्स होती हैं वो भी होंगी, और कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक अप्रोचेस भी होंगी। यानी आपको पैसे भी देंगे लेकिन साथ साथ उनके डिप्लोमेट्स आपको अपने मफाद के लिए यूज़ करेंगे, यूएन के अंदर भी और दीगर फोरम्स पर भी। यानी वो कहेंगे चाइना ने ये गलत किया है तो आपको भी कहना है ये गलत हुआ है। ये असल में एक कंबाइंड पैकेज है बेसिकली, यानी इन्होंने सबको साथ में लेकर चलना है, खुद नहीं करेंगे। एक सीमलेस कॉम्बिनेशन होगी कैपेबिलिटीज़ की तमाम डोमेन्स के अंदर। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। आप अगर इस वक्त जैसे इसमें शामिल नहीं है इंडो पैसिफिक में, तो यू कैन पिक एंड चूज़, यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर चले गए, वो जो AK अब्दुल मोमिन ने कुछ रोज़ पहले बात की कि दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो वो सही बात कर रहा है। ये जो है ना इतना आसान नहीं है, जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं। आप अगर इसके अंदर गए ना, आपकी नज़र होगी कि यार इन्वेस्टमेंट मिलेगी हमें, इकोनॉमी अच्छी होगी, लेकिन उसके अंदर दीगर चीज़ें भी हैं। आपको अमेरिका के इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन करने पड़ेंगे बेसिकली। तो ये वो चीज़ है जो कि इंडियंस नहीं समझ पाए हैं और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। देखें ना, जनवरी के अंदर भी वो इस वक्त ड्रिल्स कर रहे हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर। दिसंबर में ड्रिल्स पहले ही कर चुके हैं। 9 दिसंबर को तवांग के अंदर चाइनीज़ घुस के आए थे। उससे पहले अगर आप देखें तो ये अमेरिका से 1-2 महीने पहले, दिसंबर से 1-2 महीने पहले अमेरिका के साथ मिलके ये चाइना के बॉर्डर के पास ड्रिल्स कर रहे थे इंडियंस। उससे पहले अगर आप देखें तो इनकी खुद की ड्रिल्स हो रही थी, और उससे भी अगर आप पहले जाते हैं तो क्लैशेस आपको मिलते हैं इंडियंस के और चाइनीज़ के। तो ये सारी सीरीज़ है बेसिकली जो कि आपस में जुड़ी हुई है। तो ये जो अमेरिका और इंडिया की मिलिट्री ड्रिल्स थी चाइना के बॉर्डर के पास, ये बेसिकली उसी इंटरऑपरेबिलिटी को और ज्वाइंट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट जो उनकी एक है कि हमने ये सारा कुछ करना है अपने पार्टनर्स के साथ मिलके, तो ये उसका हिस्सा है। दे बेसिकली वांट्स टू इंश्योर सीमलेस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेबिलिटीज, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की। तो यहाँ पर बांग्लादेश को मेरे ख्याल से पिक एंड चूज़ वाला जो वो एक उन्होंने रखा हुआ है ना तरीका, कि कुछ चीज़ें अमेरिका की मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, दैट इज़ फाइन।
लेकिन अगर आप फॉर्मल अलायंसेज में इंक्लूड हो जाएंगे तो वहां पर बेसिकली आप अमेरिका के लिए ढाल का किरदार अदा करेंगे, कि असल में जो चाइना का काउंटर रिस्पॉन्स होगा वो होगा अमेरिका के लिए। लेकिन सामने जैसे इस वक्त इंडिया है, इंडिया ढाल बना हुआ है बेसिकली इस रीजन के अंदर अमेरिका के लिए। तो जो जो मुल्क इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर आएंगे वो बेसिकली अमेरिका की ढाल होंगे, उनको अमेरिका ढाल के रूप में यूज करेगा, खुद सामने नहीं आएगा। और खुद वो सामने इसलिए भी नहीं आ सकते क्योंकि फिर वो हॉट वार में तब्दील हो जाएगी चीज़, कोल्ड वार से। तो ये बड़ी एक डिफ़िकल्ट किस्म की चीज़ है जिसको बांग्लादेश ने केयरफुली हैंडल करना है, वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने केयरफुली हैंडल करना है।